Welcome again in our class. We are discussing about federal system of India, and earlier we saw in our constitution फेडरल सिस्टम कि हमारे संविधान में कौन कौन से संघीय तत्व हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारे संविधान में कौन कौन से एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं, कौन कौन से यूनिटरी जो सैलेंट फीचर्स हैं वो पाई जाती हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे संविधान के बहिरंग में, बहिरंग का मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टाइम के साथ हमारे संविधान में ऐड हो गई हैं, जिनका उल्लेख दीज एलिमेंट्स आर नॉट कनेक्टेड, डायरेक्ट कनेक्टेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इनका उल्लेख कोई हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में ये तत्व हमारे संविधान के साथ जुड़ गए हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है बहिरंग के तत्व। बहिरंग के तत्व, और जो बहिरंग के तत्व हैं उसमें जो पहली बात आती है वो आती है प्रधानमंत्री का चमत्कारिक व्यक्तित्व। यू नो दैट इन आवर कंट्री PM पोस्ट इज द मोस्ट पावरफुल पोस्ट। जो प्रधानमंत्री का पद है हमारे देश में वो सबसे पावरफुल पद है। सारी की सारी शक्तियां किस में निहित हैं? प्रधानमंत्री में निहित हैं। अब प्रधानमंत्री कोई भी चीज़ के लिए इनिशिएट लेते हैं, किसी भी कार्य को करना चाहते हैं, तो राज्य उनको मना नहीं कर सकते। ये कोई संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि व्यवहारिकता है, क्योंकि PM इज द सुप्रीम पोस्ट इन आवर कंट्री। और प्रधानमंत्री यदि कोई साधारण सा व्यक्ति भी बनता है तो भी वो अपने आप की पावर्स को ऑटोमेटिकली बढ़ा लेता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास सत्ता का केंद्र होता है। सारी की सारी जो सत्ता है इट इज़ सेंट्रलाइज्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो बात करते हैं किसी कॉमन प्रधानमंत्री। कोई भी अगर प्रधानमंत्री होता है तो वो क्या है, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और यदि कोई वर्तमान प्रधानमंत्री की तरह व्यक्तित्व वाला हो तो वो तो आप अच्छे तरीके से अंदाज लगा ही सकते हो कि जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका जो पर्सनैलिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, और किस प्रकार से वो अपनी पावर्स का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट पब्लिक से इंटरेक्शन करते हैं, डायरेक्ट वो CM के साथ अभी इन दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं, डायरेक्ट वो अपने मन की बात पब्लिक तक पहुंचा देते हैं। तो अगर कोई ऐसे व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री हो तो उनकी पावर्स का अंदाज़ा तो आप वर्तमान में अच्छे तरीके से लगा ही रहे हो और लगा भी सकते हो। सेकंड है योजना आयोग या नीति आयोग। योजना आयोग जिसे कहा जाता है प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग जिसका गठन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जो देश के लिए योजनाएं बनाते हैं। दिस कमीशन मेक्स मैनी पॉलिसी फॉर आवर कंट्री। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। हालांकि वर्तमान समय में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो जो योजना आयोग है, नीति आयोग है, जब इसका अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री है तो इसमें डोमिनेंसी किसकी होगी, ये भी आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है। उसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC। देखिए देश में एक विकास परिषद बनी हुई है, डेवलपमेंट काउंसिल बनी हुई है। ये डेवलपमेंट काउंसिल क्या करती है, जो नीति आयोग के बनाई गई नीतियां हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करती है, उन्हें एग्जीक्यूट करती है। और इस NDC में भी किसका प्रभुत्व होता है, किसका डोमिनेंस होता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमिनेंस होता है। और उसके बाद है मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप एवं CBI द्वारा उनकी जांच। You very well renowned agency CBI
सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जिसके बारे में शायद आप बचपन से ही सुनते आ रहे हो कि हम बोलचाल में भी कह देते हैं कि उसकी सीबीआई से जांच करवा लो, या घरों में भी कोई बात होती है, आपस में अड़ोस पड़ोस में भी कोई बात होती है, तो शायद इट इज इन योर माइंड दैट इट इज सुप्रीम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, एंड सीबीआई आल्सो इनडायरेक्टली सपोर्टेड बाय अवर सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्ट रूप में सीबीआई के ऊपर केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम देखते हैं तो सीबीआई को चलाने वाली ही कौन है? केंद्र सरकार है। और आप इन दिनों देख रहे हो कि हमारे कई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई किस घोटाले में लिप्त है, किसी पे क्या भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हुआ है, तो उस पे केंद्र सरकार दबाव कैसे बनाती है? उस राज्य में सीबीआई की जांच करवा के, उस राज्य में उस मुख्यमंत्री के ऊपर, उस राज्य के मंत्री के ऊपर वो क्या करवा देती है? सीबीआई की जांच करवा देती है। आप अखबारों में पढ़ते हो, टीवी में सुनते हो कि उसके घर सीबीआई के उस मंत्री के घर क्या है? छापे पड़ गए, रेड पड़ गई। तो छापों का मतलब क्या है कि एक तरह से इनडायरेक्टली केंद्र का क्या रहता है? प्रेशर रहता है। तो ये जो बहिरंग में तत्व हैं, चाहे प्रधानमंत्री का चमत्कारिक व्यक्तित्व हो, नीति आयोग हो, एनडीसी हो, सीबीआई हो, इनका संविधान में ये उल्लेख नहीं किया गया कि इससे केंद्र शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप में देखते हैं तो ऐसा प्रैक्टिकली हो जाता है। इन सब चीज़ों से केंद्र क्या हो जाता है? शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए हमने लिखा है बहिरंग में एकात्मक तत्व। क्लियर? इज इट क्लियर? ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको। उसके बाद अंत में हम देख रहे हैं कि नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इसमें आपने लिखा है सहयोगी या सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरल सिस्टम, कोऑपरेटिव फेडरल सिस्टम। उसके बाद है एकात्मकतावादी संघवाद, यूनिटरलिज्म, यूनिटरी फेडरल सिस्टम। और उसके बाद है सौदेबाजी वाला संघवाद, बार्गेनिंग बेस्ड फेडरल सिस्टम, बार्गेनिंग बेस्ड फेडरल सिस्टम। पहला जो सहयोगी या सहकारी संघवाद है, इसमें हम ये देखते हैं कि जब केंद्र और राज्य के बीच में आपस में सहयोग, कोऑर्डिनेशन हो, उसको किसका नाम दिया जाता है? सहयोगी या सहकारी संघवाद का नाम दिया जाता है। जब हमारे देश में आज़ादी के पश्चात सरकारें बनी थी, तब ये माना जाता था केंद्र और राज्य के बीच में आपस में क्या होता है? सहयोग होता है। तो उस समय जो हमारे देश में मॉडल था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम या इंदिरा गांधी की स्टार्टिंग के टाइम, उस समय केंद्र और राज्यों के बीच में आपस में कोऑपरेशन था, कोऑर्डिनेशन था। तो वो जो टेन्योर था उसे हम नाम देते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। उसके बाद जो यूनिटरी फेडरलिज्म आया, जब इंदिरा गांधी पावर में थी, इंदिरा गांधी ने देश में डिक्टेटरशिप लगाई थी और पूरा के पूरे देश पे उनका होल्ड था, तो उनका जो शब्द है वो क्या बन जाता था? आदेश बन जाता था। तो इसको रूप दिया जाता था एकात्मकतावादी संघवाद का, जिसमें जो सेंटर है वो सुप्रीम पावर रखता है, सारी की सारी शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं और वही राज्यों को क्या करता है? डिक्टेट करता है। तो ये दूसरा रूप है। तीसरा है सौदेबाजी वाला संघवाद की। इसमें क्या होती है? बार्गेनिंग होती है। इसमें क्या होती है? बार्गेनिंग होती है। देश में एक ऐसा दौर आया था जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था। याद कीजिए 1996 में जब एचडी देवगौड़ा की सरकार बनी, जब इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनी, जब पहली वाजपेयी जी की सरकार बनी, उस समय छोटे छोटे दल मिलकर केंद्र सरकार बनाते थे। छोटे छोटे दल मिलकर केंद्र सरकार बनाते थे। तो जब छोटे छोटे दल मिलकर केंद्र सरकार बनाते हैं तो वो केंद्र के साथ क्या करते हैं? बार्गेनिंग करते हैं, समझौता करते हैं।
वो सौदेबाजी करते हैं कि आप हमारा ये मंत्री बना दो, आप हमारा ये मंत्री बना दो, और हम आपकी सरकार को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। क्योंकि वो बीच में 10-15 साल का ऐसा दौर था जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था, तो छोटे छोटे दल मिलकर सौदेबाजी के द्वारा केंद्र सरकार को बनाते थे या गिराते थे। इसलिए इसको नाम दिया गया सौदेबाजी वाला संघवाद, बार्गेनिंग बेस्ड फेडरल सिस्टम, बार्गेनिंग बेस्ड फेडरल सिस्टम। तो ये है नेचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यूनिटरी फेडरलिज्म एंड बार्गेनिंग फेडरलिज्म। तो ये अलग अलग टाइम पे देश में रहे हैं। कभी आपस में केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग हो गया, कभी केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, और कभी केंद्र और राज्यों के बीच में आपस में क्या होने लग गई, सौदेबाजी होने लग गई। तो ये टॉपिक हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया है, इंडियन फेडरल सिस्टम। इसमें सबसे पहले हमने जो फेडरलिज्म के हमारे संविधान में सैलेंट फीचर्स हैं वो देखे, फिर हमने यूनिटरी सिस्टम के जो सैलेंट फीचर हैं वो देखे, फिर समय के साथ जो हमारे संविधान में यूनिटरी सिस्टम के कुछ पॉइंट ऐड हो गए हैं वो देखे, और अंत में हमने देखा नेचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। तो ये टॉपिक हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, और फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, तो आप कभी भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। टिल देन एन्जॉय योर डेज एंड स्टे होम विथ कूल एंड काम मूड, एंड आल्सो रिस्पेक्ट एंड हेल्प योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच।